जरा सोचो, एक ऐसा देश जिसका 3/4 हिस्सा रेगिस्तान है, चारों तरफ दुश्मन, और सबसे बड़ी बात, नेचुरल रिसोर्सेस बिल्कुल जीरो। अब अगर किसी ने कहा होता कि ऐसा देश दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल स्टार्टअप नेशन बन जाएगा, तो लोग हंस पड़ते। लेकिन यह सच है दोस्तों, इजराइल ने ना सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि उसने अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब सवाल है कैसे एक छोटा सा देश जिसकी आबादी 1 करोड़ से आसपास है, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, बहुत सारे वास्ट झेले हैं, कैसे वो आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल का हब बन गया है? क्या इसका राज सिर्फ यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट प्लानिंग है, या फिर कुछ और है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम ढूंढेंगे इजराइल ने सर्वाइवल को इनोवेशन में कैसे बदला है। तो चलो शुरू करते हैं। इजराइल की कहानी सिर्फ एक इकोनॉमी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी सभ्यता है जिसको बार बार मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में एंटीसेमिटिज्म एक वायरस की तरह फैलने लगा, और फिर 1930 में हिटलर आ गया। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को निम्न जाति घोषित किया और धीरे धीरे उन्हें सिस्टम से निकाल दिया, और फिर ये डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस में बदल गए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। लाखों यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद किया, उनको टॉर्चर किया और गैस चेंबर में बंद करके उनको मार डाला। ये होलोकॉस्ट था, हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला दाग। लेकिन 1945 में जब जर्मनी को यूएसएसआर से हार का सामना करना पड़ा, तब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। हिटलर ने अपनी नाकामयाबी बर्दाश्त न करते हुए खुद की आत्महत्या कर ली। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, होलोकॉस्ट से बचे लाखों यहूदी लोग कहाँ जाए? उनका घर कहाँ है? उनका देश कहाँ है? पूरी दुनिया को पता था यहूदियों को एक सेफ प्लेस चाहिए, और फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक डिसीजन लिया। पैलेस्टीन देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा अरब्स को और दूसरा हिस्सा यहूदियों को। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इजराइल की पूरी कहानी को बदल दिया। जिस दिन इजराइल आज़ाद बना, उसके अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान सब ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया, और यहाँ से शुरू हुआ एक संघर्ष जिसने इजराइल को हमेशा के लिए बदल दिया। इजराइल ने इन चारों देशों को युद्ध में हरा दिया। इजराइल वो पहली जंग में जरूर जीता, लेकिन वो जीत की कीमत बहुत भारी थी। हजारों लोग मर गए, इकोनॉमी क्रैश हो गई, और फिर 1948 से 1952 के बीच एक भारी चीज हुई। होलोकॉस्ट से बचे लाखों यहूदियों और मिडिल ईस्ट से निकाले गए ये रेफ्यूजीज इजराइल में आ गए। अचानक उनकी आबादी दोगुनी हो गई। सोचो, एक छोटे से देश में अचानक 10 लाख लोग ज्यादा आ जाए, तो खाना कहाँ से आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? तो इजराइल के लीडर्स ने एक रेडिकली डिफरेंट डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है तो क्या हुआ, जो भी कुछ हमारे पास है हम उसे मिल बांट कर खा लेंगे। और यहीं से शुरू हुआ किबुत्ज सिस्टम, एक कलेक्टिव मॉडल जहां सब कुछ मिलकर बनता था और सब कुछ बराबर बांट दिया जाता था। पर कहानी में और ट्विस्ट है दोस्तों, ये सब करने के बाद भी इजराइल के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने फिर से अटैक किया। ये युद्ध 6 दिन चला, इसमें भी इजराइल की जीत हुई। इसके बाद 1973 में योम किप्पुर युद्ध, और फिर 1982 में लेबनान वॉर। लगातार वॉर्स, लगातार खर्चा, लगातार सोल्जर्स की जरूरत, और यहाँ से इजराइल की इकोनॉमी पर भारी बोझ आ गया। लेकिन असली झटका 1980 में आया। 1971 में महंगाई 13% बढ़ गई थी, और 1980 में ये 400% तक पहुंच गई। खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही थी, मिडिल क्लास डूब रहा था, पुअर लोग तो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर 1983 में इजरायली बैंकिंग सिस्टम
कोलैप्स के कगार पर आ पहुंच गई। 7 बड़े बैंक्स जो पूरी कंट्री के 80% से भी ज्यादा कमर्शियल बैंकिंग को कंट्रोल करते थे, ये बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने ही शेयर्स को आर्टिफिशियली पंप किया था। इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही थी और रेगुलेशंस लापरवाही कर रहे थे। लोग पैनिक में बैंक्स के बाहर लाइनों में खड़े थे। उनको अपनी सारी सेविंग्स निकालना था। सिस्टम्स टूट चुके थे। ओल्ड मॉडल काम नहीं कर रहा था। पुरानी सोच काम नहीं कर रही थी। उसके बाद इजराइल के इतिहास में एक बड़ा ट्विस्ट आया। इजराइल के लीडर्स को एक रेडिकल चीज करनी पड़ी। 1985 में शिमोन पेरेस ने एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान लागू किया। यह प्लान सोशलिस्ट सोच के बिल्कुल अपोजिट था। इसमें गवर्नमेंट के खर्चे कम कर दिए गए, प्राइसेस को टेम्पररी फ्रीज किया और सेंट्रल बैंक को सशक्त किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 साल में इन्फ्लेशन 400% से 20% तक आ गया। इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई। इजराइल ने सोशलिज्म से मार्केट इकोनॉमी की ओर शिफ्ट किया। प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, डीरेगुलेशन आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खुल गए और यहां से एक मैजिकल चीज शुरू हुई। 1990 में जब सोवियत टूटा तो लगभग 10 लाख सोवियत जूस इजराइल में आ गए। ये कौन थे? ये थे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और मैथमेटिशियंस। ये लोग क्वालिटी इंजीनियर्स थे। टॉप यूनिवर्सिटी के रिसर्च के साथ वो ट्रेंड थे। इजराइल को अचानक उसके सबसे बड़े रिसोर्सेस मिल गए, जिसे हम कह सकते हैं टैलेंटेड ब्रेन्स। लेकिन यहाँ एक और चीज हो रही थी जो दुनिया को पता नहीं थी। इजराइल की आर्मी एक इनोवेशन इंजन बना रही थी। यूनिट्स जैसे यूनिट 8200, जैसे सीआई का इक्विवेलेंट, और तालपियोट स्पेशल फोर्सेस, ये यूनिट्स कंट्री के ब्राइटेस्ट माइंड्स को आइडेंटिफाई करते थे, उनको ट्रेन करते थे और उनको एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाते थे। मिलिट्री सर्विसेज के बाद ये लोग प्राइवेट सेक्टर में आते थे और फिर क्या होता था? ये साइबर सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिसिस में स्टार्टअप्स खुलते थे और साथ ही टेक्नियन, वेजमन इंस्टीट्यूट और हिब्रू यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास रिसर्च कर रही थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था 1993 का योजना इनिशिएटिव। इजराइल की गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर फॉरेन वीसी फर्म्स को अट्रैक्ट करना है तो उन्हें इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने वीसी फंड्स को कहा, अगर तुम इजराइल में 40% कैपिटल लगा दो तो हम भी 40% लगा देंगे। ये एक छोटी सी चीज लगती है दोस्तों, लेकिन ये एक बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। फॉरेन वीसी फर्म्स इजराइल में आने लगे। गवर्नमेंट ने $100 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। 10 जॉइंट फंड्स बना लिए। 40 से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल गई। योजना ने इकोसिस्टम को कंप्लीटली बदल दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि 1990 और 2000 के बीच तेल अवीव से हाइफा तक सिलिकॉन वाडी बन गया। हजारों स्टार्टअप्स खुल गए। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल सबने इजराइल में अपने R&D सेंटर्स खोल दिए। आज इजराइल अपने जीडीपी का 4.25% हिस्सा सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करता है। यह दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। दुनिया के मुकाबले इजराइल पर कैपिटा सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स बनाता है और आज इजराइल के पास 6000 से भी ज्यादा अधिक एक्टिव स्टार्टअप्स है और उसमें से 350 से अधिक कंपनीज की वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ऊपर है। लेकिन ये सक्सेस पूरी कहानी नहीं है दोस्तों, एक डार्क साइड भी है। हाईटेक बूम के साथ इनइक्वालिटी भी बूम कर गई। हाईटेक में काम करने वालों के लोगों की सैलरीज स्काई हाई है, लेकिन टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 10% हिस्सा टेक में काम करता है। बाकी 90% लोग नॉर्मल सैलरीज में काम करते हैं। तेल अवीव दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में से एक बन गया। 15% पॉपुलेशन अब भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ज्योग्राफिक इनइक्वालिटी भी है।
सिर्फ कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंट बढ़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने एक रिमार्केबल चीज कर दी है। एक देश जो होलोकॉस्ट के राख से उठा, चारों तरफ के दुश्मनों से घिरा था, जो रिसोर्सेज से एम्प्टी था, उसने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। सर्वाइवल को इनोवेशन में कन्वर्ट कर दिया, मिलिट्री डिसिप्लिन को स्टार्टअप कल्चर में ट्रांसलेट कर दिया। तो अगर किसी ने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, तो याद रखना कि इजराइल के पास भी रिसोर्सेस नहीं थे। अगर किसी ने कहा कि हमारी सिचुएशन डिफिकल्ट है, तो याद रखना कि इजराइल की सिचुएशन भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन इजराइल के लीडर्स को समझ थी मुश्किलों को भी अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। और ये सिर्फ इजराइल की कहानी नहीं है, ये उस हर देश की, हर इंसान की कहानी है जो अपनी कमजोरी को ताकत बना सकता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबा दो। और अगर आपको जानना है कि चाइना ने इतने कम समय में इतनी डेवलपमेंट कैसे कर ली, तो इस वीडियो पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।